नमस्कार दोस्तों, आज हम विदेशी राजवंशों के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने भारतीय राजवंश के बारे में अध्ययन किया था। शक, हुण, कुषाण, बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण। शक मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति थी। 71 ईसा पूर्व में भारत आए थे। शकों की कुल 5 शाखाएं थी। शकों को सीतियन भी कहा जाता है। शकों की प्रथम शाखा अफगानिस्तान, शकों की दूसरी शाखा पंजाब, शकों की तीसरी शाखा मथुरा, शकों की चौथी शाखा उज्जैन इन मालवा, शकों की 5वीं शाखा नासिक। शकों में जो प्रसिद्ध शासक हुए हैं वो नैपान। इन 5 शाखाओं में जो प्रसिद्ध शाखा है, 4 नंबर शाखा प्रसिद्ध है, उज्जैन की शाखा प्रसिद्ध है और 5वीं नासिक की शाखा प्रसिद्ध है। नासिक के शकों में नैपान सबसे प्रसिद्ध शासक था। सातवां शासक सातकर्णी ने नैपान का वध कर दिया था। जोग्गल थंबी से नैपान काल के सिक्के मिले। 5वीं शाखा में रुद्रदमन सबसे प्रसिद्ध शासक था। शक शासक रुद्रदमन, इनका शासनकाल है 130 से 150 ईस्वी। ये उज्जैन चौथी शाखा में प्रसिद्ध था। जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी हमें मिलती है कि रुद्रदमन ने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की, या फिर हम ये कह सकते हैं कि शासक महाक्षत्र की उपाधि धारण करते थे। रुद्रदमन का साम्राज्य विस्तार पूर्वी पश्चिम मालवा, द्वारका, जूनागढ़, साबरमती नदी, मारवाड़, सिंधु घाटी, विंध्याचल पर्वत तक था। दूसरी विदेशी जाति थी हुण। ये मूल रूप से मध्य एशिया की बर्बर जाति थी। हिंसक, आदमखोर या लड़ाई करने वाली जाति। भारत में इनका प्रवेश पश्चिम से हुआ, लगभग 450 ईस्वी में। हुण कालीन मुद्रा को हुण कहा जाता था। हुण कालीन मुद्रा को हुण कहा जाता था। तोरमान मीरकुल हुण वंश के प्रतापी राजा थे। पविया नगरी से शासन किया था। ग्वालियर जो स्थान का नाम है वर्तमान में। 2 भारतीय शासकों ने, यशोवर्मन और बाल द्वितीय ने हुणों का सामना किया था लगभग 528 ईस्वी में। हुणों ने हर हर महादेव का नारा दिया था। तीसरी जो जाति है कुषाण वंश, चीन के कानसू प्रांत के रहने वाली यूची जाति थी। एक 165 बीसी में उन्होंने यूची जाति को मूल स्थान से उखाड़कर फेंक दिया था।
युची जाति की 5 शाखाएं थी। इनमें कुषाण शाखा सबसे महत्वपूर्ण थी। इस शाखा का जो संस्थापक था, जो महापुरुष था, इस शाखा का जो संस्थापक कजुल कैडफिसिज था। स्थान जहाँ इस शाखा की स्थापना हुई बैक्टीरिया व गांधार प्रदेश को माना जाता है। इस जाति के जो शासक उपाधि धारण करते थे, या कुषाण जाति के जो शासक उपाधि धारण करते थे, वो महाराजा की धारण करते थे। ये अपने आप को महाराजा कहते थे। इस शाखा में जो प्रसिद्ध शासक हुआ है वो है कनिष्क। कनिष्क का जो शासन काल है वो 78 BC 101 ईस्वी तक। कनिष्क ये महान व्यक्ति था, वीर था, योद्धा भी था। इसने जो उपलब्धियां प्राप्त की थी, सबसे पहले कनिष्क ने अपनी विशाल सेना लेकर के मगध पर अधिकार कर लिया था। मगध पर अधिकार करने के बाद में उस समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, और पाटलिपुत्र में उनको एक विद्वान से संपर्क होता है, उसका नाम था अश्वघोष। अश्वघोष को कनिष्क ने अपने साथ ले लिया। इसके बाद में कनिष्क ने कश्मीर पर विजय प्राप्त की। कनिष्कपुर नगर बसाया था। कनिष्क की जो राजधानी थी, राजधानी पेशावर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। कनिष्क जब अश्वघोष के संपर्क में आया तो कनिष्क ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, या फिर ये कहा जाता है कि कनिष्क का बौद्ध धर्म की ओर अधिक झुकाव होने लगा। कहा जाता है कि कनिष्क को बौद्ध धर्म का पोषक माना जाता है। सम्राट कनिष्क की तुलना अशोक सम्राट से की जाती है। जैसे सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए महामात्यों की नियुक्ति की थी, अधिकारियों को या बौद्ध भिक्षुओं को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में भेजा था, उसी प्रकार कनिष्क ने भी विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विद्वानों को भेजा था। कनिष्क का गुरु
कनिष्क ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अश्वघोष से जिसे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कनिष्क ने एक सभा का आयोजन भी किया था। चतुर्थ बौद्ध सभा का आयोजन कनिष्क ने कश्मीर के कुंडलवन में किया था। कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध सभा बुलाई थी। यहाँ बौद्ध धर्म के प्रमुख विद्वानों को बुलाया गया। बताया जाता है कि उस समय बौद्ध धर्म में जो भी बुराइयां थी उनको दूर करना था। इस सम्मेलन के बारे में हमें आगे बताया गया है। इस सम्मेलन के आयोजनकर्ता सम्राट कनिष्क थे। इस सम्मेलन के अध्यक्ष वसुमित्र चतुर्थ बौद्ध सभा धर्म के अध्यक्ष थे वसुमित्र। इस सम्मेलन के उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। इस सम्मेलन के दौरान एक ग्रंथ की रचना की गई। बौद्ध धर्म के विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद में कई टीकाओं का निर्माण किया गया। कई पुस्तकों का अध्ययन किया गया बौद्ध धर्म की। इन सब पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद में एक नया ग्रंथ रचा गया था जिसका नाम है महाविभाषा। इसके बाद में बताया जाता है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया था। बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया था, हीनयान, महायान। सम्राट कनिष्क ने महायान शाखा को राजकीय धर्म घोषित कर दिया था। यानी कनिष्क के शासनकाल में महायान धर्म था जो बौद्ध धर्म की दूसरी शाखा थी। कनिष्क के काल में बात करते हैं मुद्रा की, तांबे के सिक्के पर कनिष्क को बलि देते हुए दिखाया गया है। कनिष्क के शासन काल में सोने और तांबे के सिक्के थे। ये हमें संग्रहालय से विभिन्न संग्रहालयों से मिले हैं। कनिष्क का जो सदन था, दरबार था, कनिष्क वीर था, विद्वान था, विद्वानों का संरक्षक था। तो उनका जो दरबार था वो सम्राट विक्रमादित्य की भांति था। यानी कनिष्क सम्राट का जो सदन था वो विद्वानों से सुशोभित था। कनिष्क के दरबार में जो एक श्रेष्ठ कवि था उसका नाम हमें बताया गया अश्वघोष। ये महान कवि था। इस अश्वघोष विद्वान या कवि को कनिष्क ने पाटलिपुत्र से साथ लिया था। पाटलिपुत्र से साथ लिया था। अश्वघोष ने कई रचनाएं लिखी थी। बुद्ध चरित, शोधरानंद, सूत्रालंकार, सारीपुत्र प्रकरण।
इन सभी ग्रंथों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो सम्राट कनिष्क के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है, या उस समय की भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलती है। कनिष्क का दरबार का जो दूसरा विद्वान हमें बताया गया वो नागार्जुन, ये वैज्ञानिक थे। इनकी जो रचनाएं हैं वो शून्यवाद, सापेक्षवाद, माध्यमिक सूत्र। कनिष्क के दरबार में डॉक्टर भी थे। प्रमुख डॉक्टरों में नाम आता है चरक का। इन्होंने जो रचना लिखी उसका नाम चरक संहिता है। कनिष्क के शासनकाल में मुद्रा, सोने के सिक्के प्रचलन में थे, तांबे के सिक्के प्रचलन में थे। खुद हमें ये विभिन्न संग्रहालयों से सिक्के मिले हैं कनिष्क के काल के। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत भी चलाया था। कनिष्क की जो उपाधि थी या कुषाण काल के जो शासक थे वो देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। इनका जो ये देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। व्यापार, कनिष्क के शासनकाल में अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक व्यापार होता था। व्यापार के जो रास्ते थे वो स्थल मार्ग और जल मार्ग। ये तो थी विदेशी राजवंशों के बारे में जानकारी। फिर ये शक, हुण, कुषाण, इन्होंने भारतीय संस्कृति में आत्मसातीकरण कर लिया। यानी इन्होंने भारत में शासन तो किया था, लेकिन ये धीरे धीरे भारतीय समाज एवं संस्कृति को अपना लेते हैं। ये भारतीय संस्कृति को अपना लेते हैं क्योंकि भारतीय संस्कृति थी वो उदार प्रवृत्ति की थी। तो ये बर्बर हिंसक जातियां हैं वो भारतीय संस्कृति के संपर्क में आई और अंत में ये भारतीय ही बनकर रह गई। कुषाण शासक वैदिक धर्म का पालन करते थे, शैव मत को ये मानते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनका बौद्ध धर्म की ओर झुकाव हुआ। ये सब जानकारी हमें इन विभिन्न विदेशी राजवंशों से भारत में प्राप्त सिक्कों से जानकारी मिलती है। धन्यवाद।